हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग CGL 2022 2022 में जो हमारा प्री का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। प्री में आपको पता है 4 सेक्शन आते हैं और जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, हम उसको सोल्व कर रहे हैं। और इंग्लिश में हम ना 3 सेट सोल्व कर चुके हैं। प्री 2022 में टोटल 40 सेट आए थे, ठीक है। हम 3 सोल्व कर चुके हैं, 3 हम सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा 4th है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आज हम शुरू करते हैं फिर से 25 क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक वर्ड जो लिखा हुआ है डिलेक्टेबल, उस डिलेक्टेबल वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। इस अंडरलाइन वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। अब ध्यान से देखो तो आपको सेंटेंस में लिखा है अप्रोप्रिएट मीनिंग, इसका मतलब सिनोनिम बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग डायरेक्ट पता है तो आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। टाइम बचाने के लिए सेंटेंस पढ़ने की नहीं और सीधा इस जो वर्ड का मीनिंग है वो सेम मीनिंग यहाँ से ढूंढेंगे। अगर मीनिंग नहीं पता है तो फिर आपको ये जो सेंटेंस है ये पढ़ने के बाद हेल्प कर सकता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी इटन ए लार्ज मील, मतलब जो मार्गरेट है वो बहुत ज्यादा पहले ही खा चुका था या थी। ओके, सी लिखा है तो थी, ठीक है। सी कुड नॉट सी कुड नॉट रेसिस्ट ईटिंग 2 slices ऑफ द डिलेक्टेबल पाई। बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी वो है ना 2 स्लाइस और खाने से अपने आप को नहीं रोक पाई। इसका मतलब क्या वो समझेंगे आप। इसका मतलब ये जो डिलेक्टेबल है, यहाँ पे वर्ड लिखा, ये जो पाई थी ये कैसी होगी, बहुत डिलीशियस होगी, बहुत खाने में टेस्टी होगी, तभी तो अपने आप को नहीं रोक पाए। अगर कोई गंदा खाना होता है थोड़ी पेट भरने के बाद भी कोई खाता है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, रोटन, रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ खाना, है ना। तो सड़ा हुआ खाना तो ऐसा नहीं कि पेट भरा हुआ आदमी और पेट भरा हुआ है फिर भी वो सड़ा हुआ खाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। मतलब हमको यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है। न्यूट्रिशियस, अब देखो मीनिंग हो सकता है अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस आदमी हो और जिसको ये लगे कि हम नहीं मैंने बहुत सारा खा लिया पर मैं इसकी 2 बाइट खाऊंगा ताकि मेरे का बॉडी सही रहे, हो सकता है। बट जनरली ना ऐसा होता नहीं है। आदमी स्वाद को ज्यादा प्रेफरेंस देता है ना, न्यूट्रिशन को कम देता है, ठीक है। डिलीशियस, देखो एक वर्ड लिखा है, ये भी हो सकता है। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी पुराना खाना, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आपने मीनिंग पता है तो आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे, अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप सेंटेंस पढ़ के ये पता कर लोगे कि यहाँ पे जो मीनिंग है ना ये पॉजिटिव मीनिंग होगा, तभी कोई पेट भरा हुआ आदमी या औरत और एक्स्ट्रा खाएगा ना। तो इसका सिनोनिम होता है डिलीशियस, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पूछ लिया इसका, कहने का मतलब ये नरेशन का क्वेश्चन आ गया, है ना। अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, नरेशन मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है और उसकी मैंने पीडीएफ नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सॉरी, पीडीएफ क्या, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, सी सेड टू मी। अब देखो, सेंटेंस को जब आप सोल्व करते हैं ना तो मैं हमेशा ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। सारे ऑप्शन आप सीधा से ये देखो कि सैड किस में बदलेगा और इसके बाद जो टेंस लिखा है वो क्या है। देखो यहाँ पे आपको विल दिख गया। अब जैसे ही आपने विल देखा और यहाँ पे पास्ट देखा, है ना, पास्ट और विल देखने के बाद आपको पता चल गया विल जो है वो वुड में बदल जाता है। अगर आपने इतना ही देख लिया तो बाकी सेंटेंस को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वुड लिखा हो, यहाँ विल लिखा हो, यहाँ इज लिखा हो, यहाँ कैन लिखा है, ये रहा आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वॉइस और नेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और कभी गलत होने के चांसेस होते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग फिर से ढूंढना है, ठीक है। किसका ढूंढना है, ये जो ब्रैकेट वर्ड है ना मॉडर्न, इसका। अब देखो, मॉडर्न का मतलब आपको पता है, जो अभी है, जो चलन में है, नया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब
ये पूरी जो लाइन लिखी हुई है ना, पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको एक शब्द में कैसे निपटा सकते हैं, एक ऐसा सिंगल वर्ड जो इस पूरी लाइन का मीनिंग कन्वे कर दे। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ऐसे एक्सप्रेशन देना कि कोई बुरी चीज होने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है पहले से ऐसे एक्सप्रेशन देना जैसे उसके साथ कोई बुरा होने वाला है। ठीक है, डेजोलेट और ब्लिक का मतलब ना सेम होता है, और सस्पिशियस का मतलब होता है शंका वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इन दोनों का मीनिंग नहीं पता तो इनका भी लिख लो, बैड, ये मान लेना। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है बुरा। नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये एक सेंटेंस था, उसके 5 पार्ट बना दिए, एक ऊपर लिख दिया ऐसे ही और बाकी नीचे लिख दिया। देखो PQRS लिख दिया तो यही PQRS होता है, और ये लिख दिया वी हैव बीन। अब देखो जैसे ही आप शुरुआत, कहने का मतलब शुरुआत तो इससे होगी और उसके बाद क्या आने वाला है ये देखना है। सेंटेंस पढ़ना शुरू कर दो। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स। अब देखो मैच तो कर रहा है, हम लोग ना एबल हुए सर्टेन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। इन द, इन देखो प्रेपोजिशन आ गई। अब प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो इसके बाद पी के बाद ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू देख लो, पी के बाद क्यू ये रहा, पी के बाद क्यू ये रहा, पी के बाद क्यू ये रहा, पी के बाद ये, कहने का मतलब ये नहीं आएगा। अब शुरुआत किससे होनी है वो देखनी है। वी हैव बीन के बाद देखो दैट तो आएगा नहीं, है ना। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही हैं तो आप ना एक बार जो PQRS है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, पैराजम्बल जिसको बोलते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा कि इसको हम सोल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब PQRS ये हो गया इसका आंसर, पी के बाद क्यू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है। देखो द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी। अब मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, अगर ये आपको वर्ड पता है ना आप आंसर कर दोगे। मॉन्स्टर का मतलब होता है जाइंट, है ना। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा सा। ठीक है, मॉन्स्टर का मतलब यही होता है, मतलब जैसे नॉर्मल आदमी तुम लोग और मैं हूँ, जैसे 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 10 इंच, 6 फीट 6.5 इंच, और उनके सामने आके खड़ा हो गया खली, आप जानते हो खली को, और एक नॉर्मल आदमी इतना सा होता है। तो ये इस इनके सामने ना, नॉर्मल आदमी के सामने ये जाइंट है, ये मॉन्स्टर है, बहुत बड़ा साइज में, बहुत बड़ा। तो मॉन्स्टर ट्रक का मतलब बहुत बड़ा ट्रक। तो जो बहुत बड़ा ट्रक होता है ना उसका इंजन कैसा होता है, उसका इंजन बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो शब्द हमें बताना है। देखो अब ये ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सिमेट्री, अकोमोडेट, इंट्रूडर। अब देखो सिमेट्री की स्पेलिंग सही होती है, यही होती है, अकोमोडेट की भी सही है, इसकी भी सही है। जो नेसेसरी वर्ड है ना इसकी स्पेलिंग गलत, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसकी देखो नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECESSARY। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 C लगा दी, तो ये आंसर टिक मार दें। ठीक है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आए थे 2022 में। कहने का मतलब जो वोकेब और स्पेलिंग वाले हैं ना, बड़े ऐसे वर्ड्स थे जो हमने ना स्कूल टाइम पढ़े हुए थे। ठीक है, तो बहुत आसान आसान थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2023 की तो आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, आप ना बुक्स जो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेब, इनके लिए ना आप बुक्स पढ़ा करें एकेडमी की, जो 6th है, 7th है, 8th है, इन क्लास में जो बुक्स लगती है ना वो बुक्स पढ़ा करें। उसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं, पोएम्स होती हैं, और उनमें ही मीनिंग होते हैं ना, वही हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इस ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, द कॉन्टिजेंट मैनेज टू। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ग्रुप जो किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंट्री से गए हुए हैं भाई। जैसे मान लो कोई अमेरिका में कोई कॉन्क्लेव चल रहा है, वहां पे इंडिया की तरफ से कुछ लोग गए हुए हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्टिजेंट।
मैं या फिर किसी कंपनी की तरफ से कुछ लोग गए हैं, 5 4 HR है, डायरेक्टर है, CEO है, वो मिलके अगर ग्रुप बना के चले जाए ना, 3 4 5, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या कंट्री से, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट। मैनेज टू सक्सेसफुल। अब देखो वो लोगों ने मैनेज कर लिया सक्सेसफुली क्या, कैच द डील, क्लोज द डील, हील द डील, पार्क द डील। अब देखो एक फ्रेज होती है क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब होता है डील को कैप्चर कर लेना। कैच द डील नहीं होता। जैसे भाई मैं आपके पास गया और मेरे को आपसे कुछ खरीदना है, आपको वो सामान बेचना है, तो हमने क्या किया, आपने बताया उस सामान का प्राइस है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपने बताया, ठीक है, और मेरे को वो मैंने आपको बताया कि 50,000 दूंगा, ठीक है, बट हम दोनों कहीं ना कहीं आके मैच कर गए 75,000 पे। तो हम बोल देते हैं कि चलो 75 पे डील है, क्लोज करो। डील क्लोज करो मतलब डील पक्की, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर ढूंढनी है। अब सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखो पूरे जब भी ऐसा आता है ना, होता क्या है, पहले CGL में पेपर में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, एक वर्ड दिया जाता था, उस वर्ड में ही हमको स्पेलिंग एरर ढूंढना था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था ना, अब ये क्या किया है 2022 में कि हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा डाला है जिसमें क्या हो रखा है, जिसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में सारे वर्ड्स के जो स्पेलिंग है वो सही है, एक वर्ड ऐसा डाल दिया जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें वो वर्ड ढूंढेंगे जिसकी उसकी स्पेलिंग गलत है, और उसकी जो स्पेलिंग सही है वो वाला आंसर टिक करेंगे, क्योंकि नो स्पेलिंग एरर मतलब जिसमें स्पेलिंग एरर ना है वो ढूंढना है, ठीक है। देखो, आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड a relatively extensive set of reforms for aboriginals in the country। मतलब एक विशेष प्रकार की लोगों के लिए, मान लो जाति के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये वर्ड लिखा है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। एबोरिजिनल की स्पेलिंग होती है ABORIGINES, एबोरिजिनाइज, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। तो ये जहां लिखा हुआ है वो हमारा सही है। देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखे, तो ये हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पूछा है इसमें, पैसिव फॉर्म पूछी है, ठीक है। तो पैसिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो, ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, ठीक है। अब देखो डाउनलोडेड हमारी वर्ब हो गई, एज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और द मूवी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट इसको बना देंगे, द मूवी सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये सिंगुलर है तो हैज डाउनलोडेड का पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैज बीन डाउनलोडेड, ठीक है। पैसिव वॉइस में होता ही क्या है, बी की फॉर्म तो लगती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म डाउनलोडेड तो है, बट हैज और इसके बीच में थर्ड फॉर्म लगनी जरूरी है, किसकी, बी की, क्योंकि हैज के बाद तो आना है बी की, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो हैज या हैव कहीं लिखा हो और ये हेल्पिंग वर्ब हो, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो अब इसके बाद बी की फॉर्म लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अगर आपको नहीं समझ आ रही बातें तो आप ना चैप्टर पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ये समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो हैज बीन डाउनलोडेड, ये रहा, इज बीन, वाज डाउनलोडेड, आर बीन, ये आंसर। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ये ईडियम लिखा हुआ, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। ए स्केलेटन इन द कबर्ड। कबर्ड में एक, स्केलेटन का मतलब क्या होता है, मानव जो होता है ना आदमी, इसकी मांस, चमड़ी, खून सब निकालने के बाद जो हड्डियां बचती है ना सिर्फ, उसको बोलते हैं, ठीक है, हड्डियों का ढांचा, उसको हमने कबर्ड में छिपा दिया। अब एक बात बताओ, कबर्ड में हड्डियों को छिपाना कोई अच्छी बात है क्या, क्या पॉजिटिव थिंग है क्या, नहीं, मतलब एम्बेरेसिंग है। ऐसी एम्बेरेसिंग का मतलब जिससे शर्म आए, एम्बेरेसिंग बात जिसको, जो है तो सच, जो फैक्ट है और उसको हम छुपाना चाह रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा फैक्ट जो है तो एम्बेरेसिंग बट हम उसको छुपा रहे हैं। देखो ए पॉपुलर फैक्ट, पॉपुलर नहीं होता भाई, एम्बेरेसिंग फैक्ट, ए पॉपुलर फैक्ट नहीं, एंड
एम्बेरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, जिसको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए बट रखना चाहिए, ये नहीं है। एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट, हाँ ऐसा फैक्ट जिसको सीक्रेट तो रखना चाहिए और जो कि एम्बेरेसिंग, तो इसका मतलब हो गया ये। ठीक है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, एक सेंटेंस लिखा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन। ये इस सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, देखो, हैज, एनी, वर्क, विद, इनको अंडरलाइन कर दिया गया और इन्हीं को ऑप्शन में दे दिया गया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनमें एरर है। देखो, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कॉलीग, क्या गीता के पास अपने जो कोलीग हैं जूनियर, उनके साथ काम करने का कोई पुराना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है? ठीक है। अब देखो एक बात समझना, जो हमारी प्रेपोजिशन होती है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी होता है। कहने का मतलब अगर कहीं प्रेपोजिशन लिखी है तो ऑब्जेक्ट आएगा, या ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ वो वाली वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये सकर्मक बोलते हैं हिंदी में, इसको अकर्मक, मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। बट प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये 100% सच है और हर केस में सच है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है ऑफ प्रेपोजिशन, ये हैज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हमने शुरुआत में लिखा है, इसकी वजह से क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। एनी प्रीवियस नॉलेज, ये भी ठीक लिखा हुआ है। वर्क विद, वर्क के अंडरलाइन है और विद के, तो जूनियर के साथ करने के लिए विद प्रेपोजिशन यूज होती है, ठीक है। अब देखो ये ऑफ प्रेपोजिशन है और इसके बाद हमने लिख दिया वर्क। वर्क जो है ना ये वर्ब होती है ना। तो जब हम इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है? ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, बात समझ आ रही है? तो इसका नाउन वाला केस लिखो, नाउन कौन सा होगा? वर्किंग, ठीक है। और जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी ना तो ये क्या कहलाएगी? जीरेंड, ठीक है। थोड़ा सा ये खोज पोच हो गया, मैं एक बार मिटा के आपको बातें फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो समझना, मैंने क्या बताया, जो प्रेपोजिशन होती है ना उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम, दो ही वर्ड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दो ही वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, एक तो नाउन, एक प्रोनाउन। ये बातें आपने ना बेसिक में पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैंने बेसिक्स पढ़ाया हुआ है, 15-10 वीडियोज हैं, आप देखिए एक बार, आपको बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें समझ आएगी। तो वर्ब तो है वर्ब, तो इसकी ये दो फॉर्म होती हैं, एक जब हम वर्ब को टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिख देते हैं ना तो ये कहलाती है इन्फिनेटिव, है ना, ये भी नाउन होती है। और या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये होती है जीरेंड, और ये भी नाउन कहलाती है ना। तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी इन्फिनेटिव कभी नहीं आता। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन बनेगा? जीरेंड ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखो वर्किंग, अगर यहाँ पे वर्किंग होता ना WORKING तो ये सेंटेंस सही होता, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन है, नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, जो नई दुकान है जो आखिरी सप्ताह खुली है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो सेंटेंस चल रहा है ना, दैट ओपन्ड, ओपन्ड, ये पास्ट का टाइम चल रहा है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, तो ये टाइम कब का है? पास्ट, ठीक है। आर हार्डली, अब देखो ये यहाँ पे पास्ट चलते हुआ आ रहा तो यहाँ पे आपने लिख दिया आर, तो ये सेंटेंस गलत हो, ठीक है।
और दूसरी बात, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है द न्यूज ऑफ, इस सब्जेक्ट की ये लिए ये वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर ये वर्ब यूज हो तो आर वैसे भी गलत है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे गलत हो गया। अब इसको करना है सही, ठीक है। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 4, ढूंढना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखो, इज हैड, ये फिर से प्रेजेंट लिख दिया, भी गलत हो गया, ठीक है। हार्डली इज हैविंग, हैव को आईएनजी फॉर्म में लिखना ही गलत होता है, ठीक है। हार्डली हडंट, अब देखो हार्डली के बाद हैड नॉट लिखा है, ये गलत हो गया, क्योंकि हार्डली जो है ना, ये खुद नेगेटिव वर्ड है। ये हार्डली का मतलब होता है लगभग नहीं, तो ये हार्डली खुद नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद नोट लगाना गलत होता है, ठीक है। तो ये भी गलत। अब बचा ही एक ही ऑप्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर आंसर भी नहीं पता ना, तो बाकी की आंसर गलत हैं ये पता चल जाए, तब भी हम क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है इसमें जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है ना, इसका एंटोनिम बताना है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब एंटोनिम बताना है। अब इतना आसान है, बताओ। क्रस्ट, ये लो, ये तो हम ना जब आशीर्वाद देते हैं, पैर छूते हैं, तब भी हम ब्लेसिंग्स है, कर्स है, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था। एप्रोप्रिएट सिनोनिम, अब सिनोनिम बताना है। मोरल, अब देखो मोरल वैल्यूज आप समझते होंगे, ठीक है। तो मोरल तो बड़ा आसान हो गया, ये हो गया एथिकल, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम, जो ईडियम लिखा है फ्लाई इनटू ए पैशन, इसका एंटोनिम सॉरी मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है अचानक से, सडनली, और एंग्री हो जाना, टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से। इसका आंसर हो गया। फ्लाइंग इनटू पैशन का मतलब होता है एकदम बिना सोचे समझे अचानक से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words। जो हमारे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, इनके लिए एक वर्ड बताना है, ठीक है। ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो खुद को बहुत प्यार करता है, और ये बहुत फेमस वर्ड है, आपको पता होगा, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हमने तोड़ के 5 पार्ट में लिख दिया। अब आपको फिर से बताना है कि कौन सी सीक्वेंस में होगी। ये वही हो गया PQRS या पैराजम्बल्स बोलो, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। द रेटलेस स्नेक, ये कोई स्नेक की प्रजाति है, ठीक है। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद वर्ब लिखनी है, ठीक है। और ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। देखो इट हैज, बिल्कुल इट तो शुरुआत में आएगा ही नहीं, ठीक है। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स वर्ब नहीं होती, और इसमें भी इट लिख दिया, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इट अगर ऑर्गन्स के लिए यूज हुआ होता तो यहाँ पे प्लूरल होता, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये भी सेंटेंस से शुरुआत नहीं। ये देखो बेसिक बेसिक बातें हैं, ये तभी समझ आएंगी जब आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा है और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नोज, ये है वर्ब, और ये सिंगुलर भी है ना। जब भी कभी नाउन में एस लगाते हैं, मतलब प्लूरल बनाने के लिए, तो ये प्लूरल हो जाता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि सारे नाउन्स को एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, बट जब एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है तो प्लूरल हो जाते हैं ना। बट वर्ब में जब एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है तो ये सिंगुलर हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब नाउन में एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं तो सिंगुलर होती है। ये रहा इसकी वर्ब, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेंस लिखा हुआ है, तो ये भी सिंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ से कहने का मतलब हो गया शुरुआत होगी आर से। तो पहले देख लो, क्यू से शुरुआत गलत, क्यू से शुरुआत, एस से शुरुआत, एल, एक से ही शुरुआत, एक में ही एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर से शुरुआत हो रही है। अगर उसके बाद आपको डाउट है तो एक बार ना पढ़ के सेंटेंस को लो, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, फिर से पैसिव आ गया, कहने का मतलब नरेशन, वॉइस, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनके ना 2-2 मिनिमम क्वेश्चन थे, है ना। तो 6 क्वेश्चन आ रहे थे 25 में से, बहुत बड़ा वेटेज होता है भाई।
सल्लू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। अब देखो, देखना, हम वॉइस में करते क्या है, वॉइस में हम करते हैं जब चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं सब्जेक्ट। देखो, सल्लू सब्जेक्ट हो गया, हैज ऑर्डर क्या हो गया, वर्ब हो गई, और न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो बन जाएगा सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट बनाया हुआ, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, यहाँ तक सब में सेम है, सेम है। अब देखो हैज ऑर्डर लिखा है, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब न्यू कॉपीज है, न्यू कॉपीज देखो सब्जेक्ट ही है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये एल्बम, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या है, न्यू कॉपीज, है ना। सब्जेक्ट अगर ये है ना तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। न्यू कॉपीज क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। तो हैव ठीक है, हैव ठीक है, यहाँ पे देखो हैज लिख दिया, हैज लिख दिया, तो दो गए। अब देखो हैव बीन ऑर्डर्ड आएगा, हैव बीन ऑर्डर, बीइंग नहीं आता, बीइंग आता है जब कंटिन्यूअस का बनाते हैं, है ना। तो ये आ गया हैव बीन, ये आ गया। वैसे भी हैव के बाद बीइंग तो आ ही नहीं सकता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हैव या हैज लिखा हो ना, या हैड लिखा हो, और ये हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर वर्ब लगानी पड़ जाए तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लगती है, हैव, हैज, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। आपको बताना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को ना पॉज करो एक बार और खुद से आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन। रेहान एंड रोनित आर, अब देखो रेहान एंड रोनित प्लूरल हो गया दोनों मिलके, इसके बाद लिखा है आर, ठीक है, कोई एरर नहीं है। गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल लिख दिया है, क्यों, क्योंकि ये दो हैं तो फ्रेंड्स ही होगा, तो ये भी ठीक होगा। वैसे भी बी की फॉर्म जो होती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट का ही होता है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ठीक है, कोई बात यहाँ तक दिक्कत। ये बातें नहीं समझ आ रही तो मैंने वर्ब चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेना। एंड ये कंजंक्शन हो गया, और कौन से टाइप का कंजंक्शन है बताओ जरा, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इट डजंट, अब देखो इट, इट क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है, इसका नंबर सिंगुलर होता है। जब इसका सिंगुलर नंबर होता है तो हमें एक बात याद रखनी है, डू और डज। मैंने क्या बताया था कि वर्ब के बाद ऐसे एस लगने से सिंगुलर हो जाती है, तो ये सिंगुलर होती है, डू प्लूरल होती है। तो यहाँ पे देखो डोंट लिखा हुआ, डोंट नहीं, डज, डजंट लिखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, देखो ये आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमारे क्लोज टेस्ट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्लोज टेस्ट को ना जैसे ही मान लो 2 सेकंड हो गए, 4-5 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, 5 क्लोज टेस्ट, तो फिर हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट को हम एक साथ अलग से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो CGL 2022 का 2022 का प्री का पूरे सेट पढ़ रहे हैं, है ना। तो उन जो भी 2023 में कोई आपका दोस्त है, भाई है, पड़ोसी है, कोई एग्जाम दे रहा है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं और कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि पिछले ही साल CGL ने अपना पैटर्न, SSC ने मतलब लगभग ही CGL हो, CHSL हो या फिर MTS हो, तीनों के ही पैटर्न बदल दिए। तो SSC ने पैटर्न बदले हैं और ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है ना, एकदम न्यू। तो आपको ध्यान से समझना है और अगली तैयारी के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।